आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता बूंद टपकी एक नभ से इसके दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। बूंद सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। टपकी, चाहे आप टपकी कहिए चाहे गिरी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरल है। नभ से यानी आकाश से, नभ से यानी आकाश से। और जैसे, पथिक, देखिए पथिक का मतलब होता है राही यानी रास्ते पर चलने वाला, लेकिन आप पथिक कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छू मुस्कान, देखिए यहाँ पर छू का मतलब है देख कर, क्योंकि देखिए मुस्कान को कोई छू तो नहीं सकता है ना। मुस्कान को छूने का मतलब है कि मुस्कान को देख कर। किसकी मुस्कान? प्रेयसी की, जो बूंद रूपी प्रेमिका है, बूंद रूपी सुंदरी है, उसकी मुस्कान की बात हो रही है। चौके मतलब चौक गए या चौक पड़े, चौक गए या चौक पड़े। और घूमे सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आँख उसकी, दोनों शब्द सरल है। जिस तरह हंसती हुई सी, सारे शब्द सरल हैं। आँख चूमे, कहीं कोई शब्द कठिन नहीं है। उस तरह मैंने उठाई आँख, सभी शब्द सरल हैं। बादल फट गया था, देखिए बादल फट गया था, इसका एक मतलब तो यही हुआ और दूसरा मतलब इसका हुआ कि जो बूंद रूपी प्रेयसी थी, जो बूंद रूपी प्रेमिका थी, उसके चेहरे से मानो घूंघट हट गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्र पर मतलब चंद्रमा पर, चंद्र पर मतलब चंद्रमा पर। आता हुआ सा, सारे शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्र माने बादल, अभ्र माने बादल। थोड़ा हट गया था, सारे शब्द सरल हैं। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बूंद टपकी एक नभ से शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह दूसरा सप्तक में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने आकाश से बूंद के गिरने जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना को अनेक उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान, चौके और घूमे आँख उसकी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी आकाश से गिरती हुई एक बूंद को सुंदरी के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि
आकाश से, नभ से आकाश से एक बूंद नीचे गिरी, टपकी नीचे गिरी। आप चाहें तो टपकी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश से एक बूंद नीचे गिरी और उस बूंद को देखकर ऐसा लगा, और उस बूंद को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर, छू माने देखकर, किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़ा हो, चौके अचानक चौंक पड़ा हो, और उसकी मुस्कुराती हुई आँखों को देखने के लिए, और उसकी मुस्कुराती हुई आँखों को देखने के लिए उसकी आँख उसी की ओर, उसकी आँख उसी की ओर घूम गई हो। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे वो भी ध्यान से सुनिए। अर्थात पथिक सुंदरी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर देखता रहा। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी आकाश से गिरती हुई एक बूंद को सुंदरी के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि आकाश से एक बूंद नीचे गिरी और उस बूंद को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़ा हो, और उसकी मुस्कुराती हुई आँखों को देखने के लिए उसकी आँख उसी की ओर घूम गई हो। पूर्ण विराम लगाएंगे, थोड़ा सा और लिखेंगे। अर्थात पथिक सुंदरी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर देखता रहा। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। आगे कवि कहते हैं, जिस प्रकार से, जिस तरह जिस प्रकार से हंसती हुई सी आँख को चूमने के लिए आँखों को ऊपर उठाया जाता है, आँखों को ऊपर उठाया जाता है, उसी प्रकार से, उसी तरह उसी प्रकार से जब मैंने अपनी आँख ऊपर आकाश की ओर उठाई तो मैंने देखा कि बादल फट गया था। थोड़ा सा और लिखेंगे। अर्थात जब मैंने नायिका की ओर देखा तो उसके मुख पर पड़ा घूंघट हट गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, अब नीचे की लाइन पर आ जाइए, मानो चंद्रमा पर आता हुआ सा बादल थोड़ा सा हट गया हो। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से तीनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। बहुत ही सरल है, लेकिन इसका भाव पहले मेरे शब्दों में सुन लीजिए। देखिए, इन 3 लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी की हंसती हुई आँख को चूमने के लिए हमें अपनी आँखों को ऊपर उठाना पड़ता है, तो कवि कहते हैं उसी तरह से जब मैंने अपनी आँख ऊपर आकाश की तरफ उठाई तो मैंने देखा कि बादल फट गया था। देखिए, बादल फटने का मतलब यह है कि जो बूंद है उसको सुंदरी कवि मान रहे हैं, तो ऐसा लगा जैसे सुंदरी के मुख से थोड़ा सा घूंघट हट गया हो, तो बादल फट गया था यानी घूंघट हट गया था। और कवि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे चंद्रमा पर आता हुआ सा बादल थोड़ा सा हट गया हो। बस यही बात कह रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए लाइन के माध्यम से फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे कह रहे हैं। तो देखिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से हंसती हुई सी आँख को चूमने के लिए आँखों को ऊपर उठाना पड़ता है, उसी प्रकार से जब मैंने अपनी आँख ऊपर आकाश की ओर उठाई तो मैंने देखा कि बादल फट गया था। मैंने कहा इसको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिर से सुनिए। अर्थात जब मैंने नायिका की ओर देखा तो उसके मुख पर पड़ा घूंघट हट गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, फिर आ जाए लाइन पर, मानो चंद्रमा पर आता हुआ सा बादल थोड़ा सा हट गया हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो ये मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास ये 3 मुख्य अलंकार हैं। भाषा इस पद्यांश की खड़ी बोली है और शैली इसकी चित्रात्मक और वर्णनात्मक दोनों है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।